नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले दोनों पार्ट को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से त्वचा का संबंध बाल के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है भूमि का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा त्वचा से आपका बाल किस प्रकार से लिखा हुआ है, त्वचा से बाल आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो त्वचा पर जो है वो बाल उगता है, उसी प्रकार से भूमि पर क्या उगता है, भूमि पर आपका घास उगता है। घास आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, घास आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 243 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 243 बन जाए। 3 से हम लोग 243 किस प्रकार से ला सकते हैं, देखिएगा। अगर हम लोग सबसे पहले 3 के पावर 5 करते हैं तो 3 के पावर 5 जो है वो आपका 243 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 5 है तो 5 के पावर 5 करेंगे, 5 के पावर 5 आपका 3125 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा 5 के पावर 5 आपका 3125 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3125 भरा जाएगा। 3125 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इस वाले चिन्ह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 120 है, 126 है और 320 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6, 5 और 4 से हम लोग 120 किस प्रकार से ला सकते हैं।
अगर सबसे पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो देखिए 6 गुना 5 जो है ये आपका 30 होता है और 30 गुना 4 आपका 120 बनता है। 120 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 6 गुना 7 आपका 42 होता है और 42 गुना 3 जो है वो आपका 126 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 126 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 5 है और तीसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और नीचे वाला संख्या आपका 320 है। सभी में हम लोग क्या किए थे कि तीनों संख्या को आपस में गुना किए थे तो नीचे वाला संख्या निकला था। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहला संख्या गुना पहले दूसरा संख्या करेंगे, 8 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। अब हम लोग 40 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 320 बन जाए। तो देखिएगा 40 गुना 8 करने पर ये जो है ये आपका 320 बनता है। यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 8 हो जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिए 8 गुना 5 आपका 40 और 40 गुना 8 जो है ये आपका 320 होता है। नीचे आपका 320 दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 21 है, 21 के आगे आपका 23 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 9 से आपका 11 हुआ है, यहाँ पर +2 का अंतर बनता है। 11 से 15 कर दिया गया है, +4 का अंतर है। फिर 15 से 17 है, +2 है। 17 से 21 है, +4 है। 21 से आपका 23 है, +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +2 है, +4 है, +2 +4 +2 यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +4 करता है। यहाँ पर +2 है तो अगला आपका +4 हो जाएगा। 23 + 4 आपका 27 होता है। देखिएगा 27 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले आपका ई दिया गया है, ई के आगे आपका जी दिया हुआ है, जी के आगे आपका आई दिया गया है, आई के आगे देखिएगा तो आपका एल दिया गया है, एल के आगे आपका ओ है, ओ के आगे आपका एस है और इसके आगे आपका जो है वो खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ई से आपका जी है, ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है और जी आपका 7वें नंबर पर, यहाँ पर +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो जी से आपका आई है, जी आपका 7वें नंबर पर होता है, आई आपका
9वें नंबर पर +2 है। आगे दिखेगा 9 से आपका दिखेगा I से आपका L है, यानी कि I 9वें पर होता है, L 12वें नंबर पर होता है। इस बार आपका +3 बनता है। आगे देखिए L से आपका O है, L 12वें नंबर पर होता है, O 15वें नंबर पर। आगे भी आपका +3 है। आगे देखिएगा O से आपका S है, O आपका 15वें पर होता है और S आपका 19वें पर। इस बार आपका +4 है और आगे आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार +2 है, तो फिर 2 बार आपका +3 है, +4 है, यानी कि आगे आपका फिर 2 बार +4 बनेगा, +4 है तो आगे भी आपका +4 हो जाएगा। एस आपका 19वें पर होता है, 19 + 4 आपका 23 और ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर आपका W होता है। W आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पे आपका W भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दी गई आकृतियों में से एक भिन्न आकृति ज्ञात करें। यहाँ पर आपका 4 आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में से सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो देखिए जिस प्रकार का ऊपर आकृति है उसी प्रकार का सेम आपका नीचे भी आकृति दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा जिस प्रकार का ऊपर आकृति है उसी प्रकार का नीचे आकृति है। आकृति सी में देखिएगा तो ऊपर आपका अलग प्रकार का आकृति है और नीचे आपका अलग प्रकार का आकृति है। आकृति डी में देखिएगा तो ऊपर जिस प्रकार का आकृति है उसी प्रकार का नीचे आकृति है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। ऊपर अलग आकृति दिया हुआ है और नीचे अलग आकृति, बाकी सभी में जो है सेम आकृति दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका भिन्न आकृति ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। हाथ, पैर और शरीर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो हाथ है, पैर है और शरीर है। शरीर के अंदर ही आपका हाथ और पैर दोनों होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग शरीर के लिए एक गोला बना लेंगे और शरीर के अंदर आपका हाथ और पैर दोनों हो जाएगा। और हाथ और पैर आपका अलग अलग प्रकार का अंग होता है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कर है सभी ड्रेस कपड़े है। सभी ड्रेस क्या है, कपड़े है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी ड्रेस कपड़े है, यानी कि कपड़े के अंदर जो है वो आपके ड्रेस हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका कपड़ा के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कपड़ा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको
कोई दिक्कत ना हो और कपड़ा के अंदर आपका ड्रेस हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका ड्रेस के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ड्रेस भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी कपड़े धागे हैं। सभी कपड़े क्या है? धागे हैं, यानी कि धागे के अंदर जो है वो आपके कपड़े हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका धागा के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर धागा भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी ड्रेस धागे है। ध्यान से देखिएगा, तो धागे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और ड्रेस के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, तो सभी ड्रेस धागे है। देखिएगा तो धागे के अंदर आपका ड्रेस दिया हुआ है, यानी कि सभी ड्रेस जो है वो आपके धागे हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी धागे कपड़े हैं। देखिएगा धागे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कपड़े के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, तो धागे के अंदर आपका कपड़ा दिया हुआ है, यानी कि सभी धागे आपके कपड़े नहीं हो सकते हैं। सभी कपड़े आपके धागे हो सकते हैं, लेकिन सभी धागे आपके कपड़े नहीं बनते हैं। ये निष्कर्ष आपका जो है वो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को निकाला गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। मीनू का जो घर का प्रवेश द्वार है वो पूरब की ओर है। देखिए पूरब ए वाला दिशा, यानी कि मीनू का घर का प्रवेश द्वार ए वाला दिशा में है। और यहाँ पर देखिएगा तो मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, यानी कि मीनू जो है पहले दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। जब यहाँ से वह दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि मीनू पहले ए वाला दिशा में चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। फिर से दुकान में प्रवेश करने के बाद दाहिने ओर मुड़ जाती है। जब दाहिने ओर मुड़ेगी तो इसका ए वाला दिशा हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की दुकान की ओर चलती है। वह किस दिशा में चल रही है? देखिए वो जो है ए वाला दिशा में चल रही है। ए वाला दिशा कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि लेजेंड को 12 57 51 44 के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेन का कोड क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लेजेंड से आपका 12 57 51 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लेजेंड को, तो लेजेंड जो है वो आपका LEGEND से मिलकर बनता है। अगर लेजेंड के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए एल आपका 12वें नंबर पर होता है, ई आपका 5वें पर, जी आपका 7वें पर, ई आपका 5वें पर, एन आपका 14वें पर और डी आपका 4थे पर। ध्यान से देखिएगा
12575144 बनता है। यहाँ पर आपका जो है कोड 12575144 दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आगे आपका ट्रेंड दिया गया है। ट्रेंड जो है ये आपका TREND से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए टी जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, R आपका 18वें पर, E आपका 5वें पर, N आपका 14वें पर और D आपका 4थे पर। कौन सा ऑप्शन में आपका 20, 18, 51, 44 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो 20, 18, 51, 44 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दिए गए क्रम के लिए अगली आकृति ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए और बी को, तो देखिए आकृति ए में जो आपका सभी आकृति दिया गया है एक दूसरे से जो है वो सटे हुए हैं, और आकृति बी में देखिएगा तो इसी प्रकार के आकृतियां बस सभी को एक दूसरे के अंदर कर दिया गया है। उसी प्रकार से आकृति सी में देखिएगा तो एक दूसरे से सभी सटे हुए हैं, यानी कि आकृति डी में सभी एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे। यानी कि ये सभी को जब हम लोग एक दूसरे के अंदर करेंगे तो ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनेंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका दिखेगा। तो उत्तर आकृति ए में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में ए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ए दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है जब MN रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ध्यान से देखिएगा तो दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आकृति आपका यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार का, ये आपका उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके अब इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो गोला आपका यहाँ पर है ये आपका अब यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का देखिएगा आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आकृति बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल छात्र 40 है। कक्षा में एक्स की नीचे से कौन सी रैंक है ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहले आपको क्या कह रहा है, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है। एक्स का जो रैंक है ऊपर से 15वां है और कक्षा में कुल छात्र कितने हैं तो 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 - 15 करेंगे। 40 - 15 आपका कितना होता है, 40 - 15 आपका 25 होता है। यानी कि एक से नीचे जो है वो 25 छात्र है और एक आपका एक से यानी कि 25 + 1 करेंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा। यानी कि एक्स का जो नीचे से रैंक बनेगा वो आपका 26 बनेगा। 26 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कक्षा में कुल छात्र आपके 40 है और एक्स का जो रैंक है ऊपर से 15वीं है। यानी कि 40 - 15 करते हैं तो आपका 25 बनता है। नीचे का जो छात्र है वो आपका 25 बनता है। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, नीचे से एक्स का रैंक क्या है। यानी कि एक आपका एक्स भी होगा। यानी कि 25 + 1 करेंगे तो ये आपका 26 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए बनता है, पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवा हो जाएगा, और छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है ये आपका छठा हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 6 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है ZW की बेटी है, LW की पत्नी है, KL के पिता है, KZ का क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ZW की बेटी है। Z जो है वो W की बेटी है। बेटी है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि W से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, Z को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटी का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है LW की पत्नी है। L जो है W की पत्नी है। पत्नी है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। L के सामने किसको रखेंगे, W के सामने किसको रखेंगे, L को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है KL के पिता है। K जो है L के पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि L से ऊपर जो है वो हम लोग K को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है KZ का क्या होगा। ध्यान से देखिएगा तो K और Z आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो Z जो है वो W की बेटी है, और W का जो पत्नी है वो L है, यानी कि Z का जो माँ लगेगा वो L लगेगा। Z और L का जो रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है। Z का जो माँ है L है, और L के पिता के है, यानी कि आपके माँ के पिता आपका कौन लगेगा, आपके माँ का जो पिता है वो आपका नाना लगेगा। यानी कि K और Z का जो रिश्ता है वो नाना के रिश्ता है। नाना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।